हेलो एवरीवन। कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.10 को सॉल्व करते हैं। तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3.10। चलिए देखते जाइए क्वेश्चन में क्या पूछा है। ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक बॉय है, एक बच्चा है, एक प्लेयर। मान लो वो प्लेयर है, बॉय है, बच्चा है, जो भी मानना है मान लो। भाई उसने क्या किया, इंपॉर्टेंट ये है कि वो बॉल को ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है, यस और नो। तो यहां पे वो कितनी स्पीड से फेंक रहा है? इनिशियल स्पीड है उसकी 29.4 मीटर पर सेकंड। चार क्वेश्चन पूछे आपको यहां पे। पहला क्वेश्चन में क्या पूछे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, वो अगर नीचे से ऊपर फेंकता है तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो तो ग्रेविटी नीचे की ओर लगती है, तो ग्रेविटी क्या करेगी, उसको वापस नीचे लेके आएगी, यस सुनो। मतलब कि वो जो बॉल है वो पर्टिकुलर एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, लेकिन उसके बाद वापिस वो फ्री फॉल करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि वो बॉल है, वो इतनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है, लेट्स से कि वो कैपिटल एच के बराबर है, यस सुनो। कितनी वेलोसिटी से फेंका इसको इनिशियली? इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दी गई है? तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई है 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी स्पीड देख के उसको ऊपर फेंका जा रहा है, ये सुनो। अभी आप सवाल करोगे कि सर यहां पे स्पीड बोला है और आप वेलोसिटी लगा रहे हो, कैसे? अरे भैया ध्यान से देखो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो तो कहीं ना कहीं वो जितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उतनी हाइट तक उसकी जो मोशन होगी वो सीधी लाइन में होगी, या सुनो। मतलब कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्योंकि वो सीधी लाइन में काटा गया जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसको डिस्टेंस बोलूं या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात तो एक ही होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस सीधी लाइन में काटा गया है तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वो वेलोसिटी हो जाए, इसीलिए हम इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अभी थ्रू आउट दिस मोशन क्या आपने एक चीज नोटिस की कि भाई बॉल भले वर्टिकली अपवर्ड जा रहा हो, ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? भाई ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, मतलब कि जी की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की डायरेक्शन होगी, है कि नहीं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही सिंपल है ना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब भी बॉल नीचे से ऊपर जाएगा तब उसकी जो नीचे से ऊपर वाली डायरेक्शन की जो मोशन होगी तब ग्रेविटी कहां लगेगी? ग्रेविटी ही तो यहां पे एक्सीलरेशन का काम करेगी, यस और नो। अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो वो डी एक्सीलरेट करेगी, और अगर वहां से फ्री फॉल करके बॉल वापस नीचे आएगा तब उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो यहां पे ग्रेविटी लग रही है कहां पे? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा? मैं ए का आंसर दूंगा कि यहां पे जो भी एक्सीलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो एक्सीलरेशन इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का तो हमने आंसर दे दिया। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिंपल था। चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। आपको अलग से लिखना है, आपको ये सारे आंसर अलग से मतलब क्वेश्चन लिखा तो उसके नीचे इसका आंसर लिखना है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन विल बी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये सुनो, यहाँ पे बाजू में नहीं लिखना है, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमें डी को सॉल्व करना है, डी वाला जो आंसर है उसको हमें कैलकुलेट करके लेके आना है, इसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। ठीक है, चलो बी, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। आपको सबको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो तो भैया ग्रेविटी नीचे लगती है ना। तो ग्रेविटी क्या करती है? एवरी सेकंड उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करती है। मतलब कि बॉल की वेलोसिटी जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉल या फिर ऑब्जेक्ट, यस और नो। और ये वाले केस में वो मैक्सिमम हाइट कौन सी है? ये वाली है, ये वाली है मैक्सिमम हाइट, यस और नो। मतलब कि यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी? डिक्रीज होते 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 0 मीटर पर सेकंड हो गई होगी, है ना? यस और नो, 0 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम हाइट पे आपको क्वेश्चन पूछा है ना,
व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे इसका वेलोसिटी का आंसर क्या होगा? वेलोसिटी इज 0, ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चलो अभी आगे नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है यहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? एक्सीलरेशन क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा? यस और नो? हाँ, देखो क्या होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा भैया, कहीं पे भी चले जाओ, बॉल चाहे नीचे से ऊपर जाता हो या फिर ऊपर से नीचे आता हो, ध्यान से सुनना, बॉल चाहे नीचे से ऊपर जाता हो या फिर ऊपर से मैक्सिमम हाइट से फ्री फॉल करके ये रिवर्स डायरेक्शन में नीचे आता हो, भाई ग्रेविटी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगी। तो यहां पे अगर बॉल पहुंचा है तो यहां पे कितनी एक्सीलरेशन की वैल्यू? तो जी के बराबर है कि नहीं? यहां पे पहुंचा तब कितनी? तो भी जी के बराबर। अरे भैया मैक्सिमम हाइट पे तब भी कितनी? जी के बराबर ही होगी। यस और नो? तो यहां पे एक्सीलरेशन कितना होगा? जी के बराबर, क्योंकि हमने माना है कि ये जो हाइट जितनी वो ट्रैवल करने वाला है वो हाइट बहुत ही छोटी हाइट है। यस और नो? कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ ये बहुत ही छोटी हाइट है, हमने ये समझा था। ये मान लो कि ये अर्थ है और ये मान लो कि उसकी रेडियस है, और हम जहां से उसको, ये इसकी अर्थ की रेडियस है और हम जहां की बात कर रहे हैं वो पॉइंट यहां कहीं पे है। यस और नो? ये हो गई इतनी मैक्सिमम हाइट। तो इतने डिस्टेंस के लिए तो भैया ये तो छोटा सा डिस्टेंस है ना, इतना इतना डिस्टेंस, उसके लिए तो भैया ये जी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाली है। यस और नो? तो जी के बराबर ही होगी। तो जो दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो भैया एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा। तो एक्सीलरेशन इज जी, और डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी उसकी? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। चाहे बॉल नीचे से ऊपर जाए या फिर बॉल ऊपर से नीचे आए, जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन ही होगी, क्योंकि जी हमेशा कहां पे लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है कि नहीं? क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो दो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो, लेकिन अभी आती है बात सी एंड डी की। भाई सी क्या पूछा है? चूज द x is equals to 0 मीटर and t is equals to 0 सेकंड to be the location at the time of the ball at its highest point। मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट जहां पे है वहां पे आपको x इज इक्वल टू 0 मान लेना है। देखो क्या बोला है ना, उसको पहले ध्यान से देखो, क्या बोला है वो ध्यान से देखो। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and डाउनवर्ड मोशन। मतलब कि आपको ये मैक्सिमम पॉइंट जो भी है, मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है उसको ओरिजिन पे मान ले। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ओरिजिन, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 को मतलब कि ओरिजिन मान लेना है, वहां पे ओरिजिन मान ले। तो मैं एक यहां पे एक्सिस बना देता हूं, एक्सिस बना देता हूं, तो मान लो कि ये हो गई मेरी एक्सिस। सो दिस इज द एक्सिस, ठीक है, मैंने ये एक्सिस बना दिया। क्लियर है? चलो अभी ध्यान से देखते जाओ। तो ये वाला जो पॉइंट है ना मेरे लिए, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या है? ओरिजिन है, ओरिजिन एक्स इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, ठीक है। और क्या बोला है? इसको वाई एक्सेस नहीं गिनना है, ध्यान से देखो। यहां पे क्या बोला है? चूज द एक्सिस 0 मीटर एंड टी 0 सेकंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। मतलब कि नीचे वाली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको आपको पॉजिटिव एक्स मानना है। भाई मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, एक्सिस, एक्सिस आपको अज्यूम करनी होती है। ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सिस आपको अज्यूम करनी होती है। यस और नो? आपको पता है ये सारी चीजें। यस और नो? तो एक्सिस आपको अज्यूम करनी होती है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। तो एक्सिस आपको अज्यूम करनी है। तो यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई आपको ये जो एक्सिस ड्रॉ की है ना, वो एक्सिस को आपको वाई एक्सिस नहीं मानना है। आपको क्या मानना है? अगर आप, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से अगर आप नीचे जाते हो तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जा रहे हो। मतलब कि ये हो गई मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऊपर वाली जो होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। सर ऐसा क्यों? अरे भैया उन्होंने बोला है, मैं क्या करूं? क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि भाई सर लेकिन आइडियली तो ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव वाई एंड ऊपर जाओ तो पॉजिटिव। अरे भैया वो होता है, वो होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है ना वो हमें कंसीडर करना होता है। या सुन नो, क्वेश्चन में बोला है कि भाई
आपने जो हाईएस्ट पॉइंट है ना उसको ओरिजिन पे मानो, और वहां से अगर नीचे जाते हो तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हो। यहां पे क्लियरली बोला है भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। मतलब कि आप जिस पॉइंट ओरिजिन वाले पॉइंट है ना वहां से नीचे जाओगे तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, ऐसा आपको कंसीडर करना है। ये एक एजम्पशन है भाई, ये क्वेश्चन के लिए एजम्पशन है, सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए एजम्पशन है, समझ रहे हो। सारे क्वेश्चन में ये एजम्पशन नहीं लेना है भाई, ये क्वेश्चन के लिए ये एजम्पशन लेना है, ये सुनो। और ऐसा देंगे आपको, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो क्या है, मैं आपको बोलूं कि भाई बुक को उल्टा पढ़ना स्टार्ट करो, आप कर पाओगे क्या ये? आप कर पाओगे? सर आज तक तो हमने बुक को पहले आगे से ही हमने पढ़ा है, पीछे से कभी। आप कंफर्टेबल नहीं होगे, क्योंकि क्या है कि हम बचपन से एक ही चीज से यूज टू हो चुके हैं कि भाई बुक यहां से स्टार्ट करनी है और पहले पेज से यहां से टर्न करते जाना है। कभी भी हमने बुक को पीछे से उल्टी कभी स्टार्ट नहीं, मतलब आखिरी पेज से पढ़ना कभी स्टार्ट नहीं किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बुक को आखिरी पेज से पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो नहीं समझ में आना तो नहीं ही आना है, फिर आप आगे से पढ़ना स्टार्ट करो या पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो। यहां पे बात है पढ़ने की, या सुनो पढ़ने की, मतलब याद रहे ना रहे, समझ में आए ना आए, लेकिन पढ़ तो सकते हो ना, आप सिर्फ रीड तो कर सकते हो ना। तो यहां पे क्या है कि हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है, सर ऐसे कैसे होता है, आप बोल रहे हैं कि पीछे से बुक को पढ़ना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे से बुक को पढ़ा जाता है, पीछे से थोड़ी ना पढ़ा जा सकता है। अरे भैया, लेकिन अगर मैं मान लूं कि मैं आपको यही बोलूं कि आपको ये एक टास्क दिया गया है कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको बुक को पीछे से स्टार्ट करना है पढ़ना और पहले पेज पे आके खत्म करना है, तो टास्क तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो वो टास्क के लिए आपका जो वे ऑफ रीडिंग होगा वो पीछे पीछे वाले आखिरी पेज से स्टार्ट होगा और पहले पेज तक जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही करते हैं हम? नहीं नहीं। तो ऐसा ही यहां पे आपको एक एजम्पशन दिया गया है, यहां पे जो एक क्वेश्चन दिया गया ना, सी क्वेश्चन, सी का आंसर देने के लिए, सी एंड डी का आंसर देने के लिए आपको यहां पे बोला गया है कि भाई मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है ना उसको आप ओरिजिन पे मान लो, और अगर वहां से आप नीचे की डायरेक्शन में जाते हो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आप जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, और जैसे आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहां से जाते हो तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। अभी उन्होंने बोला है तो एज्यूम कर लो, या सुनो, ये क्वेश्चन के लिए हमें एज्यूम करना है, सुनो। रियलिटी में ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं तो आप फिर वांधा वचका उठाओगे कि यार सर क्या बोल रहे हो, ये तो नेगेटिव एक्सिस होती है। अरे भैया, क्वेश्चन में बोला है तो हमें कंसीडर करना है। आपको एक टास्क दिया गया है तो टास्क को कंप्लीट करो, दैट्स इट। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, टास्क को कंप्लीट करो। मैं बोलूं कि आपको बुक को पीछे से पढ़ना है और पहले पेज पे आके खत्म करना है, टास्क है, टास्क कंप्लीट कर दो, या सुनो। तो यहां पे भी आपको बोला कि भाई आपको मैक्सिमम पॉइंट वाला, हाइट वाला जो पॉइंट है उसको ओरिजिन पे मानना है, और वहां से नीचे जाते हो तो आपको इमेजिन करना है कि आप पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहे हो, या सुनो। अभी ऐसा रियलिटी में हो ना हो उसे लेना देना नहीं, आपको एक टास्क दिया गया है तो टास्क को कंप्लीट करो, दैट्स इट, यस और नो। क्लियर है? चलो, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। उसको रियलिटी के साथ कंपेयर मत करो, क्वेश्चन में जो दिया गया क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो अभी क्या पूछा है देखो, का पूछे है देखो, काका ढूंढना है हमें, काका को नहीं ढूंढना है भाई, क्या क्या यहाँ पे ढूंढना है हमें, कौन सी साइन वगैरह देनी है वो देखो। बोला है, हाँ किधर गया क्वेश्चन, इधर है, सी एक्सिस गिव द साइन ऑफ, हाँ, एंड गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि अगर आप इस तरह से आप किसी एक्सिस को अज्यूम करते हो, इस तरह से आप किसी कार्टेशियन याम पद्धति, मतलब कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करते हो कि ओरिजिन से नीचे जाओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी और ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, आप इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करते हो, तब आपके लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं यहां से वर्टिकली अपवर्ड फेंकूं तो उसके लिए वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड पोजीशन का साइन क्या होगी, क्योंकि पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन भी एंड वेलोसिटी भी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, तो उसके लिए वेलोसिटी, पोजीशन एंड वो ग्रेविटी, सॉरी, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी साइन क्या होगी, यस और नो, वो आपको यहां पे बतानी है। तो आइए इसका आंसर देते हैं, क्वेश्चन सी का यहां पे आंसर देते हैं। क्वेश्चन सी का आंसर मैं यहां पे देता हूं, ठीक है, यहां पे देता हूं, क्योंकि बाकी ये जो सारी जो कैलकुलेशन होगी उसके लिए मुझे इतनी जगह चाहिए। तो मैं क्वेश्चन सी का आंसर यहां पे देता हूं। ये क्वेश्चन ए का आंसर था, ये क्वेश्चन बी का आंसर था, दिस इज द आंसर ऑफ बी क्वेश्चन।
और अभी हम सी का आंसर देने वाले हैं। तो फॉर दी वर्टिकली अपवर्ड या फिर अपवर्ड डायरेक्शन, फॉर दी अपवर्ड डायरेक्शन, फॉर दी अपवर्ड मोशन, मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन ऐसा लिखते हैं, फॉर दी मोशन, अरे ऑटो सेव में चला गया, मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉर दी मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो ध्यान से, हमें तीन चीजों की साइन बतानी है। वेलोसिटी की साइन क्या होगी, एक्सीलरेशन की साइन क्या होगी, वेलोसिटी की साइन क्या होगी, एक्सीलरेशन की साइन क्या होगी, एंड आखिरी पोजीशन की साइन, मतलब कि एक्स की साइन क्या होगी। ठीक है, तीन साइन हमें यहां पे बतानी है। ठीक है, बता देते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर फेंकता हूं, ठीक है, नीचे से ऊपर फेंकता हूं, तो आप खुद ही सोचो, मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, तो अल्टीमेटली जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने रेफरेंस माना है, ये वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो उस हिसाब से मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं ये पॉजिटिव एक्स, ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। तो मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा हूं। या सुनो, मैं अगर चलता बनूंगा तो ओरिजिन को क्रॉस करने के बाद मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला जाऊंगा। या सुनो, तो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकता हूं और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं अज्यूम करता हूं, तो मुझे यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होती नजर आएगी, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में नजर आएगी, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में नजर आएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये अपवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए नेगेटिव होगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी विल बी लेस देन जीरो, क्योंकि वो नेगेटिव को लेस देन जीरो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में नजर आएगा, आप देखो भाई, एक्सीलरेशन तो नीचे की डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, और पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन मतलब कि आपको हमेशा एक्सीलरेशन क्या नजर आएगा, ग्रेटर देन जीरो नजर आएगा। यस और नो, पॉजिटिव नजर आएगा। यस और नो। और अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो आप समझ सकते हो पोजीशन भी कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ये डायरेक्शन में जा रहे हो ना, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, तो ओरिजिन को क्रॉस करने के बाद आप कहां पहुंचोगे, नेगेटिव एक्सिस के, मतलब कि आप ये डायरेक्शन को क्या मान सकते हो, नेगेटिव डायरेक्शन मान सकते हो। मतलब कि यहां पे पोजीशन भी क्या दिखेगी आपको, नेगेटिव दिखेगी, है कि नहीं, नेगेटिव दिखेगी। मतलब कि मुझे जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकूंगा और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करूंगा, कंसीडर करूंगा, तब मुझे वेलोसिटी नेगेटिव दिखेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिखेगा, पोजीशन नेगेटिव दिखेगी। लेकिन अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर करूं, फॉर दी मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉर दी मोशन इन डाउनवर्ड है, तो मुझे वेलोसिटी क्या दिखेगी, एक्सीलरेशन क्या दिखेगा, एंड पोजीशन क्या दिखेगी। ठीक है, चलो निकालते हैं। अभी मान लो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से, अभी इसको मिटा देते हैं, नीचे से इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अभी मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं वहां से ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, यहां से यहां जा रहा है, तो आप खुद ही सोचो, ये डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा, ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो सोचो सोचो, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कि यहां पे पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन तीनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि यही डायरेक्शन में उसकी नई पोजीशन मिलती जाएगी, यही डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी दिखेगी, और यही डायरेक्शन में ग्रेविटी भी दिखेगी। यस और नो, तो तीनों क्या हो जाएंगे, ये वाले केस में पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहां पे वेलोसिटी भी ग्रेटर देन जीरो, एक्सीलरेशन भी ग्रेटर देन जीरो, एंड पोजीशन भी ग्रेटर देन, मतलब कि तीनों पॉजिटिव दिखेंगे, तीनों पॉजिटिव दिखेंगे अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करते हो तो। यस और नो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करते हो तो ही आपको ये दिखेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट में, यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है ना। यस और नो, ये जो भाई भाई सीधी सी बात है, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। आप पॉजिटिव, मैं आपको एक एक्सिस, एक्स एक्सिस ऐसे देता हूं, ठीक है, तो आप ये डायरेक्शन को क्या मानोगे, पॉजिटिव ही मानोगे ना, और ये डायरेक्शन को क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे, सीधी सी बात है। यस सुनो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो अगर आप ये डायरेक्शन में मूव होते हैं तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा आपको पता है। यस सुनो, ये आपको पता है, तो यही एक्स एक्सिस को आपने ये पूरी जो y एक्सिस है उसके ऊपर लगा दिया है। जैसे नो, मतलब कि ये ओरिजिन है, तो यहां से आप नीचे की डायरेक्शन में जाते हो तो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो।
और जो यहां से अगर आप ऊपर जाते हो, ये सुनो, यहां से जरूर नहीं है, आप यहां से भी ऊपर जाते हो तो भी वो नेगेटिव डायरेक्शन ही होगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? मैं अगर एक्स एक्सिस आपको यहां पे देता हूं, ध्यान से देखना, मैं अगर आपको एक्स एक्सिस यहां पे देता हूं, तो मैं अगर ये डायरेक्शन में जाता हूं तो मैं इसको नेगेटिव ही मानता हूं, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन मुझे कौन सी डायरेक्शन में ले जाती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो बस यहीं पे आपको भी यही कंसीडर करना है, दैट्स इट। यस और नो? आपके लिए वर्टिकली ऐसा समझ लो कि ये क्वेश्चन के लिए आपके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। अभी सीधी सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव डायरेक्शन इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव एंड पोजीशन भी नेगेटिव आएगी। लेकिन एक्सीलरेशन तब कौन सी डायरेक्शन में लगता है भैया, एक्सीलरेशन एवरी टाइम कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमने एक्सीलरेशन को पॉजिटिव बताया। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आते हो तो ये एक्सिस के कंसीडरेशन से देखो तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे आता देखते हो तब क्या होगा, उसकी मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस हिसाब से डाउनवर्ड क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, एक्सीलरेशन तो नीचे की डायरेक्शन में ही है तो वो पॉजिटिव ही होगा, और ये जो पोजीशन है वो भी पॉजिटिव होगी। इसीलिए मैंने यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स को भी पॉजिटिव दिखाया है। ठीक है, क्लियर हो आप? यस और नो? सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, चलो अभी डी को सॉल्व करते हैं। डी, इसी के रिस्पेक्ट में आपको डी का आंसर भी देना है। डी में क्या पूछा है, ध्यान से देखो। To what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand? यहां पे जी कंसीडर करना है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, मतलब कि यहां पे आपको यह बोला है कि अगर आप यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हो, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हो, तो अगर आप किसी बॉल को इतनी वेलोसिटी से यहां से नीचे से ऊपर फेंकते हो तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, मतलब कि यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द एच। एच कितना होगा, यस और नो, ये आपको निकालना है। ठीक है, एच कितना होगा ये आपको निकालना है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सी अज्यूम करनी है, ये वाली जो अभी दी गई है, जो हमें यहां पे ग्रीन कलर से मैंने दिखाई है वो, मतलब कि हमारे लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम नेगेटिव है। यस और नो? तो ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, क्या आपको टाइम पता है, नहीं पता है, तो भैया मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहां पे मुझे फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं। थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला क्या था, याद करो, x इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस है। यही तो था वो फॉर्मूला। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मूला था, लेकिन यहां पे हमने जो डायरेक्शन वगैरह यहां पे हमने कंसीडर किया, उस हिसाब से हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि मैं यहां से नीचे से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, ध्यान से देखना, मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो हमारे लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। ये अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो मैं यहां पे इसको लिखूंगा माइनस एच, है कि नहीं, इसको मैं लिखूंगा माइनस एच, है कि नहीं भाई? सही, यस और नो? अरे भैया देख के बोलो, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, चलो, क्योंकि हम इसको ये डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो हमारे लिए वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, देखो ये ध्यान से ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फंडा है ना उसको ध्यान से देखते जाओ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही सेंटेंस को रिपीट करो, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट, भाई बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, यस और नो? तो आपको ये h निकालना है, ये h कितना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी पोजीशन आएगी वो हमारे लिए क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई साहब, 0, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैं इसको साइन लगाऊंगा माइनस 29.4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स। जरा देखो तो भैया, ये एक्सीलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पॉजिटिव है, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस जी। क्लियर हुआ? चलो, तो ये हो गया माइनस एच इज इक्वल्स टू
देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो जो भी होगा वो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और इसका स्क्वायर वगैरह कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास कैलसी है 29.4 मल्टीप्लाई बाई 29.4, तो टोटल होता है कुछ इतना, कितना 864.36, तो ये हो जाएगा माइनस 864.36 डिवाइड बाई 2 टाइम्स, ये जो जी है ग्रेविटी कितनी लेने को बोला है आपको, 9.8 लेने को बोला है कि नहीं। तो ये दोनों साइड पे माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो ये ट्रैवल हाइट कितनी होगी, इसको डिवाइड करो पहले 9.8 से, तो हमने उसको 9.8 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसको डिवाइड करो 2 से, तो ये हो गया टोटल 44.1 मीटर। ये सुनो, तो ये आंसर आया कितना, 44.1 मीटर। सो आंसर इज 44.1 मीटर। मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करेगा, तो भैया 44.1 मीटर हाइट ट्रैवल करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये आंसर, 44.1 मीटर हाइट वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, नीचे से जब ऊपर जाए तो ये जो मैक्सिमम हाइट उसने अचीव की है वो कितनी होगी, 44.1 मीटर हाइट होगी। आप इसको ना डायरेक्टली भी आंसर लगा सकते हो, अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लगाओगे कोई और लगाओगे तो भी आपका आंसर यही रहने वाला है। ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त होने वाली मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 44.1 मीटर, इतनी हाइट वो अचीव करेगा। अभी आपको और एक क्वेश्चन भी पूछा है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, मतलब कि ये बॉल को ऊपर से, मतलब कि जब भी हाथ में से उसको छोड़ा वापिस उसको हाथ में आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये सुनो, इसको फेंकने के बाद एक प्लेयर है जिसने यहां से अपने हाथों से ये बॉल को छोड़ा, ठीक है, ऊपर, तो यहां से वो गया ऊपर, मैक्सिमम हाइट अचीव की, फिर वापस वहां से फ्री फॉल करके वापस उसके हाथ में, कई बार ऐसे करते हैं ना, बॉलर्स वगैरह भी करते हैं ऐसे, बॉल को हवा में उछालते हो हाथ में, वापस कैच कर लेते हैं। आप भी कई बार ऐसा करते हो। ये सुनो, आपके पास ऑब्जेक्ट है हाथ में, तो उसको आप ऊपर फेंकते हो वापस कैच करते हो, ऊपर फेंकते हो वापस कैच करते हो, टाइम पास के लिए ऐसा करते हो। ठीक है, तो आप सोचो जरा कि उसको नीचे से ऊपर फेंका है तो ऊपर से वापस नीचे आना में, मतलब कि टोटल टाइम कितना, हाथ में से ऊपर गया और वहां से वापस नीचे आया, हाथ में से ऊपर गया और वापस नीचे आया, देखो यहाँ पे हाथ में से ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो ये जो टोटल टाइम है ना वो आपको निकालने को बोला गया है। बच्चों इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको क्या बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सुनो, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को टेक ऑफ करने के बाद लैंड करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सुनो, ये वर्ड ना आप कहां पढ़ोगे पता है, वैसे तो आप कॉम्पिटिटिव में यही चैप्टर में ये वर्ड आप लगा लोगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आप ये वर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ोगे ना तब आप ये पढ़ोगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ये सुनो, अभी के लिए इतना समझ लो कि बॉल हाथ में से छूटा और वहां से वापस हाथ में आएगा, तब तक लगने वाला टोटल टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपको निकालने को बोला गया है। यहां पे एक चीज बताऊं आपको, शायद आपको पता होगा, मैंने शायद लेक्चर में डिस्कस किया होगा, ध्यान से देखना, ग्रेविटी का जो रोल होता है ना वो बहुत ही अजीब प्रकार का है। ग्रेविटी कभी भी किसी के साथ ना पक्षपात नहीं करती। मतलब कि मान लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकंड से नीचे से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, और ग्रेविटी मान लो अभी के लिए मान सकते हैं कि ग्रेविटी लग रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, अज्यूम कर लो, ये क्वेश्चन में हमें 9.8 दिया गया है, लेकिन ये समझने के लिए ऐसा अज्यूम कर लो कि मान लो कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लग रही। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, एवरी सेकंड। यस और नो, इसको थोड़ा डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब यह है कि एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड या तो रिड्यूस हो सकती है या तो इंक्रीज हो सकती है। समझ में आ रहा है, रिड्यूस कब होगी, ये वाली डायरेक्शन में, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकोगे, तो जब भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन में आएगा तब उसकी वेलोसिटी एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड रिड्यूस होगी। तो आप खुद ही सोचो कि तो ये ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना टाइम लग सकता है। सोचो सोचो ये टाइम कितना लगा होगा इसको, मान लो लेट से ये टाइम लगा होगा टी के बराबर, क्या आप बता सकते हो ये टाइम कितना होगा, डायरेक्टली कैलकुलेट करो, डायरेक्टली 50 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका और ये ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर मोशन में है तब ग्रेविटी नीचे लगेगी, तो ये ग्रेविटी क्या करेगी, उसको डी एसिलरेट करेगी, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी। ये सुनो, इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी। एसिलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको हम रिटार्डेशन या फिर डी एसिलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एवरी सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी,
10 मीटर पर सेकंड जितनी रिड्यूस होती जाएगी। तो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 40। 2 सेकंड के बाद 30, 3 सेकंड के बाद 20, 4 सेकंड के बाद 10 और 5 सेकंड के बाद कितनी? 0। और मैक्सिमम हाइट पे कितनी होती है? 0। डिक्रीज होते होते 0 हो गए। तो कितना टाइम लगा? आपने कितना कैलकुलेट किया? 5 सेकंड, है कि नहीं? कैलकुलेट किया कि नहीं किया? यहीं से पता लगा लिए ना? ये सुनो, यहीं से पता लगा लिए कितना हुआ? 5 सेकंड। अभी सोचो, वही ऑब्जेक्ट वापिस वहां से फ्री फॉल करके नीचे आता है, वहीं से फ्री फॉल करके वापस नीचे आता है, तब उसकी स्टोरी कहानियां कहां से स्टार्ट होती है? यहां से, मैक्सिमम हाइट से। कितनी वेलोसिटी से? तो भैया 0 मीटर पर सेकंड से। अब सोचो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहां से नीचे आते हैं, बताओ इस वो जब भी नीचे आएगा तब उसका टाइम कितना लगेगा? वहां से यहां तक वापस आने में टाइम कितना लगेगा? मैक्सिमम हाइट से यहां तक आने में। सोचो, ग्रेविटी कहां? नीचे की डायरेक्शन में। ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में और मोशन भी नीचे की डायरेक्शन में, मतलब कि ये ग्रेविटी क्या करेगी? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। अभी तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, अभी ग्रेविटी भी नीचे और इसकी मोशन भी नीचे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो अभी ग्रेविटी क्या करेगी? उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, है कि नहीं? उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करती जाएगी। तो एवरी सेकंड कितना इंक्रीमेंट? 10 मीटर पर सेकंड का। तो देखो, 1 सेकंड के बाद कितनी? 10, 2 सेकंड के बाद कितनी? 20, 3 सेकंड के बाद कितनी? 30, 4 सेकंड के बाद कितनी? 40 और 5 सेकंड के बाद कितनी हुई? 50। यस और नो? तो उसको वापस यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड ही लगेंगे। जहां से फेंका था वहीं पे आने में वापस कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। मैक्सिमम हाइट से 5 सेकंड। यस और नो? और तब उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई? इंक्रीज होते होते 50 मीटर पर सेकंड। इसीलिए मैंने बोला था कि ग्रेविटी कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। मतलब कि ग्रेविटी ने जब भी ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका ना, तब उसकी जितनी वेलोसिटी ग्रेविटी ने कम की थी ना, डिक्रीज करते 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 0 की थी, उतनी ही वापिस इंक्रीज करके वापस जब वो ऑब्जेक्ट वापस मेरे हाथ में आया तब उसको इंक्रीज करके उतनी ही वेलोसिटी करके दे दी। यस और नो? इसीलिए ग्रेविटी जितनी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है उतनी वापस रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज भी तो कर रही है। यस और नो? इसलिए मैंने बोला कि ग्रेविटी कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। क्या आपने एक चीज नोटिस की? जितना टाइम ऑब्जेक्ट को नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा 5 सेकंड, उतना ही सेम टाइम उसको वहां से ऊपर से नीचे आने में लगेगा, है कि नहीं? जिस प्लेस से आप उसको फेंक रहे हो ना, जितना टाइम वो वहां से मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगाएगी ना, उतना ही टाइम वो हाइट से वापस हाथ में आने के लिए लगाएगी। मतलब कि अगर मुझे कोई पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं क्या करूं? पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि ये टोटल टाइम यहां से यहां तक का और फिर वहां से यहां तक का, तो ये टोटल टाइम जो होता है ना उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। मैं क्या करूंगा पता है? मुझे कोई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने को बोले ये वाली मोशन का, तो मैं क्या करूंगा? ये टाइम को निकाला, कोई भी एक डायरेक्शन के टाइम को निकालूंगा, फिर उसको क्या करूंगा? डबल कर दूंगा। तो मेरे लिए वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाए? 2 टाइम्स ये किसी भी एक डायरेक्शन, या तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का टाइम निकालो या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का टाइम निकालो, कोई भी एक टाइम आप निकाल लो। यस और नो? उसको डबल कर दो तो आपको मिल जाएगा 10 सेकंड। तो उसको इतना टाइम लगेगा टोटल जर्नी कंप्लीट करने, मतलब हाथ से ऊपर गया और ऊपर से वापस हाथ में आया, इसका टोटल टाइम उसको लगेगा 10 सेकंड। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। इट इज ऑलवेज डबल ऑफ, ये हमेशा होता है, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। यस और नो? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर जाने में 4 सेकंड लगे और फिर वहां से वापस वही प्लेस पे आने में उसको 3 सेकंड लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। जितनी वेलोसिटी से ऊपर गया था ना, जब भी हमने फेंका तब जितनी वेलोसिटी दी थी ना, उतनी ही वेलोसिटी जब वो वापस हमारे पास आएगा तब उसके पास होगी। ये सुनो, क्योंकि ग्रेविटी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? बस यही पॉइंट को यहां पे पकड़ना है। मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, मैं नीचे से जो भी ऊपर फेंका ना, तो नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट कर लेता हूं और फिर क्या करता हूं? उसका डबल कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, जो मुझे पूछा गया है। ठीक है? तो वापस मुझे रिवर्स डायरेक्शन के टाइम को निकालने की जरूरत नहीं है, उतना ही टाइम लगा होगा जितना उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगा था। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? यस और नो? तो चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के हम क्या करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं यहां पे सिंपल सा नीचे से ऊपर जाने में लगने वाला टाइम यहां पे पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। यस और नो? तो मान लो कि बच्चों उसको नीचे से ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट अचीव करने में टाइम लग रहा है लेट्स से टी के बराबर। ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे? ये टी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है? फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? डबल ऑफ दिस टी।
ठीक है, जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन उसके लिए पहले कैलकुलेट करते हैं टी। ठीक है, तो टी का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे निकालते हैं, ध्यान से देखते जाओ। अभी इसी के लिए वापस यही सिचुएशन को कंसीडर करके हम ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो बच्चा देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, देखो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, तो कहीं ना कहीं हम यहां पे, ध्यान से सुनना, यहां पे फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला क्या था, वैसे तो था v इज इक्वल टू v0 प्लस at, लेकिन हमें इसको मॉडिफाई करना है हमारी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो है, यस और नो। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में बच्चा, देखो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, यहां पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और हमारे लिए अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, क्या है, नेगेटिव है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस वी नॉट, ठीक है, प्लस देखो ए एक्सीलरेशन यहां पे कितना है, देखो एक्सीलरेशन कितना है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जी के बराबर है, जी, ठीक है, ग्रेविटी के बराबर है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस जी टी, ठीक है, ये सर नो। तो यहां पे ये हो गया माइनस वी जीरो प्लस जी टी, ये दोनों टाइम दो बार मैंने प्लस लगा दिया, सॉरी दो बार मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो प्लस जी टी, अभी इसको ढंग से सही से लिख दो, तो वी जीरो को मैं यहां पे लिखा तो ये हो जाएगा वी जीरो इज इक्वल्स टू जी टी के बराबर है कि नहीं। तो यहां पे टी क्या होगा, टी हो जाएगा वी जीरो बटे जी। क्लियर है? और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वी जीरो, वी जीरो कितना है, तो वी जीरो कितने से फेंका है उसको, 29.4 मीटर पर सेकंड से। तो इनिशियल वेलोसिटी है 29.4 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय जी, जी कितना दिया गया है आपको, 9.8 कंसीडर करने को बोला है। तो ये टाइम बच्चों हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कुछ इतना मिलेगा, कितना मिलेगा, हाँ तो देखते हैं ना, 29.4 डिवाइड बाय 9.8, क्लियर, कितना होगा, ये 3 के बराबर होगा, मतलब कि 3 सेकंड इसको लगेंगे, परफेक्टली 3 सेकंड इसको लगेंगे, ये सुन लो। तो ये तो टाइम कितना हुआ नीचे से ऊपर जाने में, मतलब कि इसको मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगने वाला टाइम। लेकिन मुझे तो टोटल टाइम चाहिए ना, मतलब कि नीचे से ऊपर जाए और फिर वहां से वापस हाथ में नीचे आ जाए, तो ये टोटल टाइम जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। और अभी मैंने समझा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, डबल ऑफ दिस होता है, यस और नो, डबल ऑफ दिस टाइम। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको मैं टीएफ से डिनोट करूंगा वो कितना हो जाएगा, डबल ऑफ दिस टी, मतलब कि मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 3, तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, 6 सेकंड, यस और नो। सो इतना टाइम वो हवा में रहेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब कि यहां पे जो पूछा ना, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, कितने टाइम के बाद उसके हाथ में वापस आएगा, हाथ में से छूटा तब से लेके वापस हाथ में, उसका टोटल टाइम होगा 6 सेकंड। क्लियर है, 6 सेकंड, क्लियर है आपको, क्लियर हुआ ना ये पॉइंट, यस और नो, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें ये दो चीजें निकालने को बोला था जो हमने निकाल ली, यस और नो। देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, मुझे समझ में आता है, मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि आपको कई बार यहां पे कंफ्यूजन आ जाए कि सर कब पॉजिटिव माने कब नेगेटिव माने, कुछ समझ में नहीं आता है। देखो एनसीईआरटी के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करके चलना ही पड़ता है। एनसीईआरटी के लिए अगर मैं कॉम्पिटिटिव की बात करूंगा ना, तो मैं सीधा आपको एक ही पॉइंट दूंगा कि भाई जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो ना, तब ग्रेविटी नीचे लगती है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, तो आप इसको पॉजिटिव मानो, ग्रेविटी को नेगेटिव मानो। ग्रेविटी डी एक्सेलरेशन का काम करेगी, वेलोसिटी को कम करेगी, तो इसको माइनस मानो। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, तब जिस डायरेक्शन में उसकी मोशन उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी को पॉजिटिव मान लो, बस बात खत्म। बाकी सारे डिस्टेंस वगैरह सारे पॉजिटिव ही मान लो, ठीक है। तो कभी भी आपको आंसर में या फिर आंसर लेके आने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी एनसीईआरटी की बात आती है, तो वहां पे हमारे लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करना बहुत ही जरूरी हो जाता है बच्चों। हम कुछ भी नहीं कर सकते एनसीईआरटी के लिए, अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके ही चलना पड़ता है, यस नो। कॉम्पिटिटिव होता तो मैं डायरेक्टली, अगर एमसीक्यू आता है तो मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगा कि भाई यहां पे क्या करना है पता है, v0 ऊपर है और g नीचे है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। आपको सिर्फ यही देखना है कि ग्रेविटी एसिलरेट करेगी या फिर डी एसिलरेट करेगी। अगर डी एसिलरेट करेगी तो इसको माइनस मानो, अगर एसिलरेट करेगी तो इसको प्लस मानो, बस बात खत्म। बाकी सबको प्लस
सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी सबको प्लस सब्स्टिट्यूट कर दो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। यस सुनो, ये शॉर्ट टेक्निक होती है। यस सुनो, लेकिन यहां पे एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पे हमें सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके चलना होता है, इसीलिए हमें यहां पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सी में बोला है कि भाई ऐसा अज्यूम कर, तो उस हिसाब से हमें आंसर लेके आना है। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों केस में आंसर सेम ही आएंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट इट कि सर यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये, अलग अलग आंसर नहीं आने हैं, अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, दोनों सेम ही आएंगे, दोनों केस में सेम आएंगे। यस सुनो, लेकिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोला है उसी को एनसीईआरटी में फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो, कॉम्पिटिटिव में है तो आपको कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया ना कि सिर्फ जी को देखो, जी अगर डी एसिलरेट कर रहा है तो माइनस कंसीडर करो, जी अगर एसिलरेट कर रहा है तो पॉजिटिव कंसीडर करो, बस जी को प्लस माइनस करना है, बाकी सारी चीजों को प्लस सब्स्टिट्यूट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। यस सुनो, खैर वो कॉम्पिटिटिव के लिए, शॉर्ट में अगर किसी एमसीक्यू को सॉल्व करने की बात आए तब आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा है। बहुत टाइम लिया है मैंने ये क्वेश्चन को समझाने के लिए, इतना टाइम नहीं लेना होता है, ठीक है, फटाक से जाना होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आगे वाले लेक्चर में जितने मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे उसमें शायद, क्योंकि लेक्चर भी लंबा हुआ था, एक्सप्लेनेशन भी इतना है, और रिलेटिव मोशन आते तो थोड़ा कंफ्यूजन आना ही आना है। तो वापस डोंट वरी अबाउट इट, जब भी हम लाइव लेक्चर में मिलेंगे तब अगर उस 3 क्वेश्चन में भी आपको कुछ डाउट है तो हम वहां पे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11. Read each statement below carefully and state with reason and example if it is true or false. ठीक है, हर एक सेंटेंस को पढ़ते जाओ, देखते जाओ, और उस हिसाब से वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना भी है। यस और नो, चलो तो पहला क्या पूछा है, अ पार्टिकल इज वन डायमेंशन, पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन, मतलब कि आपको यहाँ पे जो, वैसे भी हम 1D ही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, 2D तो अभी आया ही नहीं है, मोशन इन ए प्लेन अभी बाकी है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा मोशन इन 2D होगा। यस नो, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, पहला, विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो लेकिन वहां पे एक्सीलरेशन 0 ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पे, ध्यान से सुनना, विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट? क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पे स्पीड इनिशियल 0 हो लेकिन वहां पे एक्सीलरेशन 0 ना हो? सोचो और सोच के बताओ, ध्यान से देखो और ये स्टेटमेंट को देखो, महसूस करने की कोशिश करो कि ऐसा कोई सिचुएशन आ सकती है कि आपके दिमाग में, थोड़ा सोचो, थोड़ा विजुअलाइज करो कि जहां पे स्पीड 0 हो वो ऑब्जेक्ट की, लेकिन वहां पे एक्सीलरेशन 0 नहीं है, वो वाला पॉइंट पे एक्सीलरेशन 0 नहीं है, स्पीड 0 है लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं है। क्या ऐसा कोई हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल दे सकता हूं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, बच्चों ध्यान से देखना, मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फेंका, जस्ट इसको मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका। यह सुनो, ध्यान से सुनना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने फेंका। सोचो, यहां पे इनिशियल उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन स्पीड, सोचो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी? क्या स्पीड 0 होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। यस और नो? चलो समझ गए, आगे बढ़ते गए, आपने आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते, मान लो कि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, अब क्या हुआ? क्या यहां पे उसकी वेलोसिटी 0 है? क्या उसकी वेलोसिटी 0 हुई? जी हां, वेलोसिटी 0 हुई। क्या यहां पे उसकी स्पीड भी 0 हुई? भैया हुई ना। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यस और नो? तो आप इसको स्पीड, क्योंकि ये जो मोशन है ना वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में होने वाली मोशन है, तो आप ये जो हाइट उसने अचीव की ना, वो हाइट आप डिस्प्लेसमेंट मान लो, उसने डिस्प्लेसमेंट किया या फिर डिस्टेंस काटा, दोनों सेम हो जाएंगे यहां पे, क्योंकि अल्टीमेटली वो स्ट्रेट लाइन पे, ये दो पॉइंट जो भी है ना, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम हाइट वाला और ये ग्राउंड वाला पॉइंट, ये दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ, उसी पे वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसी पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो आप इसको डिस्टेंस काट रहा है ऐसा बोलो, या फिर वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऐसा बोलो, दोनों बातें सेम है।
दोनों बातें सेम है, यस और नो। तो जरा सोचो ना, अगर उसकी वेलोसिटी में मैक्सिमम हाइट पे 0 मान रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी भी तो 0 है वहां पे, बल्कि सॉरी उसकी स्पीड भी तो 0 है, यस और नो। तो ये वाला पॉइंट हमें ऐसा मिला कि जहां पे उसकी स्पीड 0 है, उसकी स्पीड 0 हुई, यस और नो। स्पीड तो 0 हुई, लेकिन क्या सोचो यहां पे ग्रेविटी 0 हुई? नहीं, ग्रेविटी तो कितनी है, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही पॉइंट के ऊपर स्पीड 0 है, लेकिन वेलोसिटी सॉरी ग्रेविटी 0 नहीं है, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है। मतलब कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट आप ढूंढ निकालो जहां पे स्पीड 0 हो सकती है, लेकिन वही पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 ना भी हो। तो बात तो सही है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट वहां पे स्पीड 0 है, लेकिन वहां पे ग्रेविटी 0 नहीं है, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यस और नो। तो इसको ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसको मैं यहां पे उसका अगर एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल के तौर पे मैं क्या बोल सकता हूं, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट थ्रोन upwards and reaches at maximum height। ठीक है, एंड एट दैट मैक्सिमम हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट है वहां पे उसकी स्पीड 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन नॉन 0 है। क्लियर हुआ? ये जो मैक्सिमम हाइट है वहां पे स्पीड 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन नॉन 0 है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलो मिटा दे इसको, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, उसके पीछे का रीजन ये अगर मैं बताना चाहूं तो ये रीजन हो सकता है क्योंकि भैया स्पीड जो भी है ना, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यस और नो, स्पीड को आप क्या मान लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर स्पीड 0 है और वेलोसिटी नॉन 0 है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वेलोसिटी का ही तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे सेंटेंस में क्या लिखा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि स्पीड इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सी की बात करें तो, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, नो चेंज इन स्पीड, मतलब कि नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0। मतलब कि बात तो सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, नो चेंज इन स्पीड, और स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इफ v इज कांस्टेंट देन एक्सीलरेशन शुड बी 0। यस और नो, सीधी सी बात है ना। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या होगी, सॉरी एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और नहीं समझ में आता है तो मैं यहां पे आपको इसका प्रूफ भी देता हूं। इफ v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। और dv बाई dt, d बाई dt ऑफ v, v क्या है भाई, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रूफ आ गया कि हाँ सच में एक्सीलरेशन 0 है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लास्ट स्टेटमेंट, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, इसके पीछे का रीजन समझाता हूं। देखो, एक्सीलरेशन का जो भी आप डायरेक्शन वगैरह होता है ना, वो आपको डिसाइड करना होता है। आप किसको पॉजिटिव मानते हो, किसको नेगेटिव मानते हो, वो आपके ऊपर है। यस और नो, वो आपके ऊपर है। जैसे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं, तो आप समझ सकते हो कि उसकी स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी।
लेकिन जरा सोचो कि मैंने ये वाली जो आगे वाले क्वेश्चन में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम की थी ना, ये वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं यहां पे ओरिजिन अज्यूम करता हूं और ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं और ये अपवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मानता हूं, तो ऐसे केस में जरा सोचो ना, एक्सीलरेशन जो भी लगेगा वो तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव अज्यूम किया डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तो उस हिसाब से देखने जाए तो भैया एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, फिर भी उसकी स्पीड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना, यहां पे पहुंचेगा तब 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ ना, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये तो गलत हो गया। यस सुनो, ये तो गलत हुआ, ये स्टेटमेंट गलत हुआ, क्योंकि यही सिचुएशन को समझो ना, यही सिचुएशन को देखो कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे अज्यूम करता हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव साइन अज्यूम करता हूं, अपवर्ड में नेगेटिव साइन अज्यूम करता हूं, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है ना अजम्पशन लेना, ये तो आपके हाथ में है। यस और नो, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करना आपके हाथ में होता है। यस और नो, तो जी तो यहां पे पॉजिटिव है, तो जी पॉजिटिव है, फिर भी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यस और नो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर मैं ये वाला कंसेप्ट यूज करूं, यहां पे ये सिचुएशन को अज्यूम करूं, तो ये कंसेप्ट तो गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यस और नो, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सही स्टेटमेंट क्या आना चाहिए पता है? सही स्टेटमेंट ये आना चाहिए कि जब भी एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में हो तब वो ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप, मतलब कि तब वो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। यस और नो, तो स्टेटमेंट सही क्या आना चाहिए, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस और नो, यहां पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, speed and acceleration are in the, if speed and acceleration are in the same direction, then and then only speed increases. yes or no, ये स्टेटमेंट सही क्या आना चाहिए, इसका स्टेटमेंट सही ये आना चाहिए, मैं रेड कलर से ही इसको लिखता हूं, if speed and acceleration, इसको मैं सिर्फ ए से डिनोट करता हूं, आर in same direction, then only speed increases. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जी अगर पॉजिटिव है तो ही स्पीड इंक्रीज होगी। यस नो, यही किस्सा आप देख लो, आपके सामने है एग्जांपल, ये वाले केस में जी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देन ऑल्सो स्पीड इज डिक्रीजिंग। यस नो, स्पीड इज डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन क्या बनती है, यहां पे आपको ये देखना होता है कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है। यहां पे देखोगे तो एक्सेलरेशन भले पॉजिटिव है, लेकिन डायरेक्शन देखो ना, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में और स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट हुए, इसीलिए यहां पे स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो कब इंक्रीज होती है, जी पॉजिटिव हो या एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तब नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब इंक्रीज होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तब डिक्रीज होता है। ये स्टेटमेंट सही रहते, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही रहेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो बस आज हम यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, तो यहां पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आज आपको दोनों क्वेश्चन में समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।